हेलो गाइस, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। जो हमने मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी सीरीज चलाई हुई, आज हम उसके अंतिम पड़ाव की ओर निकल पड़े हैं। तो हम बात करते हैं बंगाल विभाजन के बारे में, सूरत विभाजन और मुस्लिम लीग की स्थापना। यहाँ पर हम इस वीडियो में या इस चैप्टर के थ्रू हम समझने वाले हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो संकल्प अकेडमी के ही नाम से वहाँ पर उपलब्ध है। नीचे हमने लिंक दिया है, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नए चैप्टर की ओर। तो हम बात करेंगे आज भारत का स्वतंत्रता संग्राम, यानी भारत ने किस किस तरीके से यहाँ अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त किया है। हम यहाँ पर इसको अपनी सुविधा की ओर से हमने यहाँ पर इसको 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में जो हमारा प्रथम चरण है वो है 1885 से 1905 के बीच, जिसको हम बोलते हैं उदारवादी राष्ट्रवाद का चरण। नेक्स्ट है हमारे पास द्वितीय चरण। द्वितीय चरण जो है हमारा 1905 से 1919 के बीच है। इसमें क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का चरण इसको हम बोलते हैं। और तृतीय चरण जो हमारे पास है वो 19 से 1946 के बीच है, जिसमें गांधी युग, इसमें गांधी महात्मा गांधी जी की जो भूमिका थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई थी इस पीरियड में। तो हम जैसे बात करते हैं प्रथम चरण की ओर, तो यहाँ पर आपको एक कॉमन वर्ड दिखाई दे रहा है, राष्ट्रवाद। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि राष्ट्रवाद ने किस तरीके से भारत को स्वतंत्र कराने में अपनी भूमिका को निभाया था। किसी भी देश में राष्ट्रवाद की भावना तब उत्पन्न होती है जब सभी समुदायों के हित एक हो जाएं, यानी एक समुदाय के हितों को अनदेखा करते हुए सभी समुदायों के हितों का जब अनुसरण होता है, तब वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना पैदा होती है। तो इसी तरीके की परिस्थिति जो भारत में भी पैदा हो रही थी। भारत में जितने भी समुदाय थे या जितने भी धर्म थे, अब उन सभी धर्मों और समुदायों की जो प्रवृत्ति थी वो भारत को आज़ाद कराने के लिए आगे चल पड़ी थी। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद ने भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाया था भारत को आज़ाद कराने के लिए। तो उसी के फैक्टर के द्वारा हमने यहाँ पर 3 चरणों में इसको बांटा हुआ है। हमारे पास जो यहाँ पर प्रथम चरण है वो है 1885 से 1905 के बीच में। हम यहाँ पर याद दिलाते हैं, अपनी पिछली वीडियो में हमने बताया था कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना के साथ ही भारतीय नेताओं में एक जागरूकता उत्पन्न हुई। भले ही इनके स्पष्ट उद्देश्य नहीं थे, लेकिन इनके अंदर जागरूकता थी। और कांग्रेस पर इस समय उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था, जैसे दादाभाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोजा मेहता आदि ऐसे नेताएं थे जो कांग्रेस के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराना चाह रहे थे। और इस समय जो नेताएं थे भारत के, उनमें अनुनय विनिमय की जो है नीति अपनाई थी, यानी पत्र के माध्यम से वो भारत को फ्रीडम दिलाना चाह रहे थे। जो उदारवादी विचारों की राजनीति थी उसे क्रांतिकारियों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी, यानी मात्र एक भिक्षा के द्वारा ही स्वतंत्रता को प्राप्त करने की इन्होंने संज्ञा दी थी। तो प्रथम चरण हमें दिखाई पड़ता है 1885 से 1905 के बीच में। और इस समय कांग्रेस पर इन सभी नेताओं का प्रभुत्व था जो उदारवादी नेता थे। तो इतना जाना हमने प्रथम चरण के बारे में। अब चलते हैं द्वितीय चरण की ओर। अब राष्ट्रीय आंदोलन का जो हमारे पास दूसरा चरण है वो 1905 से 1919 के बीच में हमें दिखाई पड़ता है। हम बात करते हैं इस चरण की। तो इस चरण में, द्वितीय चरण में जो है नव राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की यहाँ पर संज्ञा दी जाती है। अब भारत का जो राष्ट्रवाद था वो बदल रहा था, अब उसमें थोड़ा उग्रपन आ रहा था। तो ये सभी हमें जो है बाद की घटनाओं में दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो बंगाल का विभाजन हो या क्रांतिकारी जो घटनाएं हों, हमें वो सब जगह दिखाई पड़ता है। अब बात करते हैं हम बंगाल विभाजन के बारे में। बंगाल विभाजन से कुछ पॉइंट हमने यहाँ पर दिखाए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम बात करते हैं बंगाल के विभाजन के बारे में। तो बंगाल का जब विभाजन किया गया तो उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय जो वायसराय था वो था कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन का जो काल रहा है वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्चतम बिंदु था। और इनके विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में जिस पर कार्य का सर्वाधिक विरोध किया गया वो था बंगाल का विभाजन। तो बंगाल विभाजन में निर्णय लिया गया था वो लिया गया था 20 जुलाई सन 2005 को। और विभाजन जो लागू किया गया वो किया गया था 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर की जो तिथि यहाँ पर लिखी गई है, 16 अक्टूबर के दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखा और वंदे मातरम का गीत गाया और एक दूसरे को यहाँ पर राखी बांधी थी।
इस विभाजन को जो रद्द किया गया था वो रद्द किया गया 1911 में, और इस विभाजन को रद्द करने का जो निर्णय लिया गया था वो ब्रिटेन की जो महारानी थी उसके द्वारा लिया गया था। और इससे पहले जो बंगाल था या बंगाल जो कलकत्ता था वो भारतीय साम्राज्य की राजधानी थी, ब्रिटिश साम्राज्य की, ब्रिटिश भारत की जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी। और 1911 का जो विभाजन था या जो 1911 में जो एडवाइजरी जारी की गई थी उस समय दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी नियुक्त किया गया था, यानी दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया था। और इसके जो पीछे कारण दिया गया था विभाजन का लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल को कारण दिया गया था वो दिया गया था प्रशासनिक कारण, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं अगर वास्तविक कारण की हम बात करते हैं तो उसके पीछे राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना और फूट डालो और राज करो की नीति को ब्रिटिश अपना रहे थे। वे लगातार हिंदू मुस्लिम एकता जो दिखाई पड़ रही थी आंदोलन में उसको कमज़ोर करना चाह रहे थे, तो उसी के द्वारा बंगाल विभाजन को यहाँ पर लागू किया जा रहा था। 7 अगस्त 1905 से विरोध में स्वदेशी आंदोलन चालू किया गया था बंगाल में। स्वदेशी आंदोलन के द्वारा जो विदेशी वस्त्र थी, विदेशी कपड़े थे, उनकी जो है होली जलाई गई थी और सरकारी कर्मचारियों से काम करने की मनाही यहाँ पर की गई थी। तो स्वदेशी आंदोलन में ये सब घटनाएं यहाँ पर घटी थी जो बंगाल विभाजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही और इसने जो है बंगाल विभाजन को ख़त्म करने के लिए लागू किया गया था। तो इसी दौरान ही यहाँ पर बंग भंग आंदोलन भी चलाया गया था और इसी दौरान अमार सोनार बंगाल गीत भी लिखा गया था टैगोर जी द्वारा। तो टैगोर जी द्वारा लिखा गया था अमार सोनार बंगाल। अमार सोनार बंगाल ही 1971 में जब बांग्लादेश एक स्वतंत्र राज्य हुआ, स्वतंत्र देश हुआ, तो वहाँ पर ये इनका राष्ट्रीय गीत भी बना था। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है वो अमार सोनार बंगाल है जो टैगोर जी द्वारा लिखा गया था। अब बात करते हैं 1884 में और 1886 में। 1884 में गणपति महोत्सव और 1886 में शिवाजी महोत्सव चलाया गया था तिलक जी द्वारा, बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा यह चलाया गया था और इससे कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई थी और भारतीयों के अंदर अपनी अतीत की भावना को लेकर एक जागरूकता उत्पन्न हुई कि हम अतीत में भी कितने बहादुर थे। तो 1907 में भी सूरत विभाजन की घटना घटती है। यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर ही कांग्रेस के अंदर एक विभाजन सामने आता है और ये सामने आता है उग्रवादी नेताओं और उदारवादी नेताओं के बीच में। अगर हम बात करते हैं उदारवादी नेता के बीच में तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता और दूसरी ओर लाल, बाल और पाल, ये 3 नेता यहाँ पर महत्वपूर्ण थे उग्रवादी में। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पॉल। तो ये तीनों नेता महत्वपूर्ण थे उग्रवादी की तरफ से और यहाँ पर अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस के एक विभाजन होता है। तो दोनों ही गुट अपने अपने नेताओं को अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे 1907 में। तो 1907 में कांग्रेस के अंदर एक विभाजन के सामने यह सूरत विभाजन दिखाई पड़ता है। जो उग्रवादी दल के नेता थे वो रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाने में सफल हुए और सूरत का जो कांग्रेस विभाजन था ये 26 दिसंबर 1907 को ताप्ती नदी के किनारे पर हुआ। तो यहाँ पर जो उदारवादी दल के जो नेता थे वो रास बिहारी बोस को यहाँ पर अध्यक्ष बनाने में सफल हुए और दूसरी ओर कांग्रेस से उग्रवादी दल के नेताओं को निष्कासित कर दिया गया था। तो अब पूरी तरीके जो वर्चस्व था वो उदारवादी नेताओं का यहाँ पर दिखाई पड़ता है। बंगाल विभाजन जहाँ हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक फूट डालने का सबसे बड़ा कारण था, तो बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 को यहाँ पर अक्का खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलता है और लॉर्ड मिंटो से मुलाकात के बाद लॉर्ड मिंटो उनको एक कांग्रेस के सामने एक ऐसी संस्था बनाने की संज्ञा देते हैं जिसमें पूरी तरीके से मुस्लिम प्रभुत्व हो। तो 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं कांग्रेस को काउंटर करने के लिए। अगर हम बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य था,
तो यह पूरी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रति मुसलमानों में निष्ठा को बढ़ाना और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा पैदा करने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास मार्लियामेंटो सुधार। मार्लियामेंटो सुधार के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 1909 में यह घटना घटी थी और यह घटना पूरे भारतीय समाज पे एक कलंक के रूप में सामने आती है। हम बात करते हैं मार्ले के बारे में, तो मार्ले जो है ब्रिटेन में एक भारत सचिव के पद पर कार्यरत थे, भारत सचिव के पद पर कार्यरत थे। और दूसरी ओर जो मार्लियामेंटो थे ये वायसराय के रूप में भारत में नियुक्त होकर आए थे लॉर्ड कर्जन के बाद। तो मार्लियामेंटो सुधार के अंतर्गत ये था कि मुसलमानों के लिए पृथक और सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति को यहाँ पर लागू किया गया था और कांग्रेस के उदारवादी नेताओं को खुश करना और सांप्रदायिक भावनाओं को दृढ़ करके क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को यहाँ पर समाप्त करने की बात की गई थी। यदि हम बात करते हैं मार्लियामेंटो सुधार के बारे में, तो मार्लियामेंटो ने खुद इस बारे में कहा है कि ऊपर से शांत दिखने वाली सतह के नीचे भारी राजनीतिक अशांत का गुब्बारा छिपा हुआ है और इसमें से कुछ नितांत नियोजित नहीं था। लॉर्ड मिंटो जब सचिव बने तो उन्होंने विधान परिषद से अधिक प्रतिनिधि, बजट पर वाद विवाद के लिए अधिक समय और बजट प्रस्तुत और उसमें संशोधन की प्रक्रिया के विषय पर चर्चा करने को कहा गया था, लेकिन इस प्रकार ऐसी कोई भी चर्चा नहीं हुई और यह सुधार को लागू किया गया जो एक कलंक है अब तक भारतीय समाज पे। मार्लियामेंटो सुधार का सबसे बुरा पक्ष यह था कि पृथक और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा मुसलमानों को प्रदान करना और इस सुविधा ने कालांतर में भारत के भावी सार्वजनिक जीवन को जो है विष भर दिया था। उसके जीवन में, भारतीय सामाजिक जीवन में उन्होंने विष भर दिया था इस मार्लियामेंटो सुधार को ला करके। क्रांतिकारी चरण में जो हमें काल दिखाई पड़ता है वो 1905 से 1915 के बीच में दिखाई पड़ता है और सबसे पहले जो हमें घटना दिखाई पड़ती है वो महाराष्ट्र में दिखाई पड़ती है। 1897 में दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने प्लेग कमिश्नर की यहाँ पर हत्या की थी। तो इस हत्या में कहीं ना कहीं तिलक की भूमिका को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट देख रही थी और यहाँ पर तिलक जी को 6 वर्ष का कारावास यहाँ पर सुनाया गया। 1897 में तिलक ने केसरी में लिखा कि श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है कि अपने गुरुजनों और बंधुओं की भी हत्या कर दो यदि कोई व्यक्ति कर्म और फल की इच्छा के बिना और कर्म में लिप्त न होकर कर्म करता है तो उसमें कोई दोष नहीं है उसकी हत्या में। तो इसी का ही आधार बनाकर तिलक जी को यहाँ पर 6 वर्ष का कारावास सुनाया गया था। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है 1904 में वीडी सावरकर ने गुप्त सभा के रूप में अभिनव भारत की यहाँ पर स्थापना की थी, अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी और महाराष्ट्र क्रांतिकारी संघियों में जो है वीडी सावरकर का प्रमुख स्थान यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अभिनव भारत की जो शाखाएं थी वो महाराष्ट्र और मध्य प्रांत के कई इलाकों में भी सक्रिय थी। इस संस्था के जो मुख्य सदस्य थे वो थे अनंत लक्ष्मण करकरे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। तो यहाँ पर इनको जो है नासिक षड्यंत्र केस के द्वारा भी इनको यहाँ पर मुकदमा चलाया गया था जिसमें सावरकर के भाई जो थे गणेश भी शामिल थे, उनको आजीवन कारावास की घटना सुनाई गई थी। तो नासिक षड्यंत्र केस से संबंधित है वीडी सावरकर जी, नासिक षड्यंत्र केस से। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर बंगाल में। तो बंगाल में 1907 में बारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने अनुशीलन समिति की यहाँ पर स्थापना की थी बंगाल के अंदर। और दूसरी जो घटना में दिखाई पड़ती है वो है रास बिहारी बोस ने हार्डिंग पर बम फेंके थे और राजधानी परिवर्तन के दौरान रास बिहारी बोस जी ने यहाँ पर बम फेंकने की घटना को यहाँ पर अंजाम दिया था। ढाका में अनुशीलन समिति की जो है यहाँ पर सबसे अधिक शाखाएँ थी, कहाँ पर? ढाका में। देश में आतंकवाद विरोधी अधिनियमों और क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद से यहाँ के अधिकांश क्रांतिकारी विदेशों को पलायन कर गए। तो इसी क्रम में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की भी स्थापना की गई थी। 1905 में की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने और 1909 में मदन लाल ढींगरा ने लंदन में करजन बाई जी की यहाँ पर हत्या की थी। और मैडम भीमाजी कामा ने 1907 में स्टुअर्ट गार्ड में भाषण दिया और राष्ट्रीय तिरंगा को यहाँ पर लहराया था। तो भारत के बाहर भी लगातार क्रांतिकारी घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे थे भारतीय सेनानी। यहाँ पर अगर बात करते हैं मैडम भीमजी कामा को, तो इनको जो है मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है।
सम्मेलन में कामाजी ने ब्रिटिश शासन के दुष्परिणामों के बारे में अपने विचार रखे और स्टुअर्ट गार्ड सम्मेलन में ही मैडम कामा ने पहली बार लाल, हरा और लाल रंग के झंडे को फहराया था। मैडम कामा ने पेरिस में रहते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों को यहाँ पर जुड़ी हुई थी। तो ये पेरिस में रहकर क्रांतिकारी घटनाओं को यहाँ पर लगातार अंजाम दे रही थी। नेक्स्ट जो है हमारे पास नवंबर 1913 में सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल जी ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन के प्रथम चरण में अनेक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में बस गए थे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा से लगातार गदर पार्टी के माध्यम से सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल जी ने अपनी भूमिका को लगातार उजागर रखा। नवंबर 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की और इस संस्था ने कालांतर में अंग्रेजी, उर्दू, मराठी और पंजाबी में एक साथ गदर और हिंदुस्तानी गदर के विद्रोह की एक पत्र प्रकाशन किया। यही पत्र बाद में जो है गदर पार्टी के रूप में हमें सामने दिखाई पड़ता है। गदर आंदोलन ने सैन फ्रांसिस्को के युगांतर आश्रम की स्थापना की थी। तो सैन फ्रांसिस्को ने यहाँ पर अमेरिका में एक जगह है सैन फ्रांसिस्को, तो यहाँ पर जो है युगांतर आश्रम की भी स्थापना यहाँ पर गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा की थी। और लाला हरदयाल, भाई परमानंद और रामचंद्र गदर पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक थे। अगर हम बात करते हैं और डिटेल में इसके बारे में, तो राजा महेंद्र प्रताप जी ने जर्मनी के सहयोग से अफगानिस्तान के काबुल में 1915 में एक अंतरिम भारतीय सरकार की स्थापना की थी। तो राजा महेंद्र प्रताप जी ने अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की थी 1915 में काबुल के अंदर, और किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। तो इतना जाना हमने अपने सेकंड चरण के बारे में। तो आशा करते हैं कि आप वीडियो पसंद आएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अपने थर्ड पार्ट की ओर, जो गांधी युग से संबंधित है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।